गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्कार आप सभी को। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि हमारा पिछले 2 दिनों से हिंदी व्याकरण का ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या शीर्षक जो है वो चल रहा है, जो है अनुस्वार और अनुनासिक। पिछले 2 दिनों में तो हमने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है और आज जो है इसका थोड़ा प्रैक्टिस वर्क जो है, अभ्यास कार्य जो है वो सामने प्रस्तुत किया गया है। बेटा आप लोगों के सिलेबस में अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है तो क्वेश्चन पेपर में उससे संबंधित प्रश्न 2 अंक का आएगा और 2 अंक के उस प्रश्न में आपके सम्मुख जो है किसी भी तरह का एक शब्द प्रस्तुत किया जाएगा। उसी शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त करना है और उचित स्थान पर ही अनुनासिक प्रयुक्त करना है। वो तभी प्रयुक्त कर पाओगे जब हमें इस चीज का ज्ञान होगा कि अनुस्वार के साथ पंचम वर्ण की ध्वनि आती है और अनुनासिक जिस वर्ण पर है उसी के साथ शामिल हो जाता है। अनुनासिक जो है हमेशा स्वरों के साथ ही आता है, यानी जहां पर स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर से प्रयुक्त की गई है वहां आना तो अनुनासिक ही चाहिए, लेकिन असहजता को मिटाने के लिए और सहज बनाने के लिए वहां अनुस्वार प्रयुक्त करते हैं, जो व्याकरणिक दृष्टि से भी उपयुक्त है। तो यहाँ कुछ प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से आपके सामने उपस्थित किए गए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, उचित स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त कीजिए। प्रश्न का तरीका यही है कि उचित स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त कीजिए। यहाँ शामपट पर कुछ शब्द लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहला है ना लदा। ना लदा थोड़ी होता है, ना के ऊपर चंद्र बिंदु थोड़ी आएगा, तो उचित स्थान पर यहाँ अनुस्वार प्रयुक्त करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, नालंदा। इसी तरह से अंतर, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, अंतर, ये कोई शब्द थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है। लिखा क्या जाएगा, अंतर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो अनुस्वार प्रयुक्त होता है जिस वर्ण पर ये लिखा जाता है इसके पश्चात इसका उच्चारण होता है और जब भी आप उच्चारण करोगे ये आधे व्यंजन में परिणित हो जाता है। आधा व्यंजन यानी 5 वर्गों का पंचम वर्ण, अब वो कोई सा भी होता है वो शब्द के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे अंतर, आधा न प्रयुक्त हो रहा है, नालंदा, आधा न प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह से संस्कार थोड़ी होता है, संस्कार होता है, आधा न, यहाँ पे भी संस्कार, ये इस ढंग से इसको भी लिखा जाएगा। यहाँ पे संक्षिप्त, अब हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चन तो दिया गया है उचित स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त कीजिए, तो हम ये देखें संक्षिप्त। अब जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, जैसा ये हमारे सामने रखा गया शब्द है ये बिल्कुल उचित है, उपयुक्त है और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए, तो यहाँ हमें असमंजस में नहीं आना, कंफ्यूजन में नहीं रहना। हम क्या कहेंगे कि वास्तव में ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये शुद्ध रूप है, तो एज इट इज ही उसको यहाँ उतार देंगे, क्योंकि हम उसको बोलकर देख रहे हैं। संक्षिप्त बोला भी यही जाता है और लिखा भी सही गया है, तो इसको है जैसा का जैसा संक्षिप्त ऐसा यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्र में बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालने के लिए इस तरह के शब्द भी दे दिए जाते हैं जो है शुद्ध ही, और हम जो ये सोचते हैं कि उचित स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त करें तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये क्या पता अशुद्ध है, हमें शुद्ध कैसे करना है, तो इस चक्कर में हम जो है जो सही है उसको भी हम गलत कर जाते हैं। तो ये अगर यहाँ पर आपको सही रूप में दिया गया है तो इसको एज इट इज ही, जैसा का तैसा, यानी ज्यों का त्यों, तो यहाँ हम लिख देंगे। अगला देखिए अंबर, अगर आप यहाँ इस दृष्टि से इसको देखो तो बिल्कुल शुद्ध रूप है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले कक्षा में ये बात जो है वो पढ़ी थी या अध्ययन की थी कि जब भी पंचम वर्ण प्रयुक्त होता है तो ये तो है संस्कृत का रूप, लेकिन हिंदी भाषा में उसको थोड़ा आसान रूप में प्रयुक्त करने के लिए पंचम वर्ण के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, अनुस्वार लगा सकते हैं। तो हमारा प्रश्न भी यही कह रहा है कि उचित स्थान पर अनुस्वार लगा दीजिए, तो हम इस पंचम वर्ण को हटा देंगे और इसके
के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। ये वही बन गया अंबर। हालांकि म इसमें दिया हुआ है, आधा व्यंजन प्रयुक्त किया गया है, पंचमाक्षर का प्रयोग है, लेकिन पंचमाक्षर के साथ इसका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। हिंदी भाषा में इसको और सरल रूप देने के लिए इसमें पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है। बस यही बात इसी शब्द पे भी लागू होती है, जैसा कि इसमें दिया गया है चंद्रमा, न जो है पंचम वर्ण के रूप में यहाँ प्रयुक्त है, लेकिन हमें क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है। तो हम यहाँ पर से इस न के स्थान पर अनुस्वार लगा देंगे। क्या बन जाएगा, चंद्रमा। यानी जिस वर्ण पर ये लगा है इसके पश्चात इसकी ध्वनि उच्चारित की जाती है। दीन बंधु, वही बात इस शब्द पे भी लागू होती है। दीन सही लिखा गया है और बंधु में न है, तो बा के ऊपर हम अनुस्वार लगा देंगे और वहां पर ये शब्द को वापस ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। दीन बंधु, यह भी बिल्कुल शुद्ध रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। यहाँ देखिए पंकज, पंकज, पा के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग है, जबकि होता क्या है पंकज। यहाँ पर पंचम वर्ण का स्वर है वो प्रयुक्त होना चाहिए, यहाँ अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अशुद्ध रूप है। इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, अनुनासिक को हटा करके इसके स्थान पर लिख देंगे अनुस्वार। तो इस तरह से एक प्रश्न आपके सामने दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, तो आप उस शब्द को दोबारा से लिख देंगे, रिराइट कर देंगे और उसमें अनुस्वार लगा देंगे। अब जहां पर उसमें पंचम वर्ण भी दिया हुआ है तो हमें असमंजस में नहीं आना, उस पंचम वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे। कहीं कहीं पे शब्द जो है शुद्ध रूप में ही दिया गया है, तो उस स्थिति में भी परेशान नहीं होना है, उस शब्द को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे क्योंकि वो बिल्कुल सही है। और प्रश्न भी कह रहा है उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हुए इसे दोबारा लिखें, तो उसको है जैसा का जैसा हमने वापस उतार दिया। इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए, और जहां तक हमें ध्यान है अनुनासिक कैसे लिखा जाता है, शिरोरेखा पर चंद्र बिंदु के रूप में। अब शिरोरेखा पे चंद्र बिंदु के रूप में इसको हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम देखें जो शब्द लिखे गए हैं उसका उच्चारण करते हैं। आंख, आंख थोड़ी होता है, आंख, यानी अनुनासिक का प्रयोग जिस वर्ण पे हो रहा है उसी वर्ण के साथ ही इसका उच्चारण भी किया जाता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अनुस्वार हटा करके इसके स्थान पर अनुनासिक जो है वो प्रयुक्त कर देंगे और इस ढंग से इसको दोबारा लिख देंगे। जैसे कांटा, कांटा थोड़ी होता है, कांटा, कांटा थोड़ी होता है, क्या होगा, कांटा। इसी तरह से हंसमुख, हंसमुख, क्योंकि अनुस्वार है, क्योंकि यहाँ पे गलत है, इस शब्द को अशुद्ध बनाता है। हंसमुख, कैसे उच्चारित करेंगे इसे, हंसमुख, ह के साथ ही अनुनासिक को उच्चारित किया जाता है। ये अब इस शब्द को देखिए, आंसू, आंसू थोड़ी होता है, क्या लिखेंगे, आंसू, क्या लिखा जाएगा, आंसू, ये कहता है आंसू। गाल, गाल में थोड़ी होता है, क्या बोलेंगे हम इसे, गाम। पहुंचना, पहुंचना थोड़ी है, हाँ के ऊपर अनुस्वार के स्थान पर क्या लिखेंगे, अनुनासिक, पहुंचना। इसी तरह से आंचल नहीं, यहाँ इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आंचल। अंगड़ाई, अंग, यहाँ पे ये कह रहा है अंगड़ाई, यहाँ पे ये जो है इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, इस ढंग से लिख दिया जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि इस स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए, लेकिन कई बार आपके सामने ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें शब्द के दो रूप दिए गए हैं, जैसे सगलती और दाव। अब इन दोनों अलग अलग रूपों में अलग अलग अनुस्वार भी प्रयुक्त होता है और अनुनासिक भी प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन ये कहता है अनुस्वार प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर
सिर्फ अनुस्वार लगाए और उसे पुनः लिख दें। अब यहाँ पर दो दो शब्द हैं, अब हमें क्या पता कि इसमें किस शब्द पर अनुस्वार लगेगा और किस शब्द में अनुनासिक लगेगा, इस चीज का भी हमें ध्यान करना होगा। और वो ध्यान कैसे आएगा? उच्चारण से। किसी शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं, उसी उच्चारण के आधार पर आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि वास्तव में ये शब्द और इस शब्द में कौन सी मात्रा है और ये शब्द का शुद्ध रूप है या नहीं। यहाँ पर है सगति, और शब्द क्या होना चाहिए? शब्द होना चाहिए संगति। सगति और दाव, दाव होता है दाव, उसने एक दाव खेला, दाव पेच, तो सगति थोड़ी होता है। बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? संगति, संगति, संगति। तो अंग का यहाँ ये स्वर आ रहा है अंग का, तो ये क्या है? पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है? अनुस्वार प्रयुक्त होता है। तो इन दोनों में से किस शब्द पे लगेगा? संगति पर। अभी हमने यहाँ पे लिखा महंगाई, आप बोल के देखिए मंदहाई, महंगाई, माँ के साथ अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग महंगाई ऐसे ही बोला जाता है। यहाँ पर है पढ़ित, पढ़ित थोड़ी होता है, क्या होता है? क्या बोलते हैं हम इसको? पंडित। क्या बोलते हैं हम इसको? पंडित। न का स्वर आ रहा है तो ये पंचम वर्ण के रूप में उसके स्थान पर अनुस्वार लग जाएगा। पंजाब और पाव, पाव नहीं होता, पाव होता है, ये तो हमें लगाना ही नहीं, हमें तो अनुस्वार लगाना है। तो पंजाब की जगह हम क्या लिख देंगे? पंजाब। यहाँ पे इसे कैसे लिख दिया जाएगा? पंजाब। तो दो दो शब्द दिए गए हैं, इन दोनों में से अपने को एक शब्द पर उचित स्थान पर अनुस्वार लगाना है। यहाँ हालांकि दोनों शब्द जो है वो अनुस्वार और अनुनासिक से रिक्त हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है अनुस्वार ही प्रयुक्त करें, तो उसी शब्द को हम यहाँ से चुनेंगे जिस शब्द पर अनुस्वार लगता हो, उस शब्द को नहीं चुनेंगे जिसमें अनुनासिक हो। जैसे सांस, सा के ऊपर इसका उच्चारण किया जा रहा है तो ये अनुनासिक है, यानी इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इसकी जगह यहाँ कौन सा शब्द लेंगे? अब देखिए बेटा, ये सांस ऐसे भी लिखा जाता है, सांस, सांस होता है क्या? सांस नहीं, ये क्या लिखा? सांस। मनुष्य जो है उसे जीने के लिए सांस लेना आवश्यक है। अब ये जो है शब्द सांस, इसमें क्या है? अनुनासिक प्रयुक्त हुआ है, लेकिन हमें प्रयुक्त करना है अनुस्वार, तो हमने दूसरा शब्द लिया और दूसरा शब्द कहता है संभावना, संभावना। अब म का उच्चारण दे रहे हैं, म पंचम वर्ण है और पंचमाक्षर के स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है? अनुस्वार प्रयुक्त होता है। ये है, यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिखते हैं? आँच, आँच लिखा हुआ है और होता क्या है? आँच। सर्दियों में आँच जलाकर ग्रामीण परिवेश के लोग जो है हाथ सेकते हैं, तो यहाँ आँच है। और ये है सुंदर, सुंदर थोड़ी होता है, सुंदर की जगह क्या लिखा जाएगा? सुंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रयोग किसका करना है? अनुस्वार का प्रयोग करना है, तो इन्हें नहीं लिखेंगे हम, इन्हें नहीं लिखा जाएगा। ये है पांचवा, पांचवा, पांचवा थोड़ी होता है, होता क्या है? पांचवा। यहाँ भी चंद्र बिंदु और यहाँ भी चंद्र बिंदु, लेकिन हमें तो चंद्र बिंदु लगाना ही नहीं, हमें तो वो शब्द चुनना है जिस पर अनुस्वार प्रयुक्त होता है, और वो स्वर यहाँ पे दूसरा वाला है जिसका नाम दिया गया है निमंत्रण। न का स्वर आ रहा है, कैसे लिखा गया? निमंत्रण। अगला है धुआं, आ के ऊपर ही अनुनासिक, धुआं। तो यानी जिसका चयन उस वर्ण के साथ हो रहा है वो तो अनुनासिक है, हमें इसे तो देखना ही नहीं, हम इसे बोल के देखेंगे। स्वभाव, स्वभाव थोड़ी होता है, क्या बोला जाता है? संभव। म जो है पंचमाक्षर है, तो हमने इसमें से संभव शब्द को चुना और उसके उचित स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। अगला है, ध्यान दीजिएगा, सांवला। सा नहीं होता, क्या लिखा जाता है? सांवला। यहाँ पे देखिए
अनुनासिक प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन दूसरे शब्द को बोल के देखते हैं। आनंद, आनंद, ना फिर आधा ना फिर उधर, ये पंचमाक्षर है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? आनंद। अब यहाँ पर अगर अनुस्वार चल रहा है तो आपको अनुस्वार ही लगाना है। आप कहीं देखो कि मैं संभव को इस ढंग से लिख दूं तो अधम भव, ये गलत मान दिया जाएगा, क्योंकि तो क्वेश्चन खुद कह रहा है अनुस्वार ही लगाएं। अनुस्वार लगा करके आप उस शब्द को पुनः लिखें। तो इस वजह से कह रही है, जैसे दिखाई देने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बेटा शॉप को कोशिश ये की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आज थोड़ा आपको पता है नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, चाहे इधर से चाहे उधर से, तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और हो सकता है वहाँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा रहा है। तो अगला जो है, यहाँ पर अब हमने 3 प्रश्न कर लिए। यहाँ प्रतिष्ठान का अनुस्वार का प्रयोग, प्रतिष्ठान के अनुनासिक का प्रयोग, अलग अलग शब्द दिए गए हैं। अलग अलग शब्दों में आपको उचित शब्द छांटते हुए, उचित शब्द सुनते हुए उसका अनुस्वार लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो दिया गया है वो है ऐसे शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया है यहाँ, यहाँ थोड़ी होता है, क्या लिखेंगे हम इसे बोल के देखिए, यहाँ, हाँ नहीं हाँ, तो यहाँ पर इसको इस ढंग से लिख दिया जाएगा और इसके ऊपर अनुनासिक लगा देंगे। जैसे अगला है कुआ, कुआ, कुआ थोड़ी बोलते हैं, कुआ, कुआ, क्या बोला जाएगा? कुआ, कुआ। अगला है महंगाई। जैसे कि अभी एक विद्यार्थी ने कहा कि मैडम ये क्या शब्द लिखा गया है, इसको मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। महंगाई नहीं होता, बल्कि इसे क्या बोला जाएगा? महंगाई, महंगाई, महंगाई। अगला है आंसू, आंसू थोड़ी होता है, क्या बोले जाएंगे? पिताजी से डांट पड़ने पर उसकी आंखों से आंसू निकल आए या आंसू निकल आए, यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा? आंसू। अगला है धुआं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा धुआं, वैसे ही यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग आ पर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अनुनासिक मूल रूप से स्वरों की मात्राओं या स्वरों पर ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ? धुआं। अगला है पांच, पांच नहीं है बल्कि क्या लिखा जाएगा इसको? पांच। भाषाएं, भाषाएं ऐसा थोड़ी बोला जाएगा, हम क्या बोलते हैं? भाषाएं। अब देखिए बेटा, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अनुनासिक का प्रयोग ए, आई, ओ, औ इन मात्राओं के साथ किया जाता है, लेकिन शिरोरेखा पर फिर से जब अगर मात्रा इनकी लगी हुई है तो उसके ऊपर अनुनासिक बिंदु लगाना थोड़ा सहज लगता है, मुश्किल भी आती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे शिरोरेखा खत्म हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा कलम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कलमी, बहुवचन बनाया। अब में यानी यहाँ एक ही मात्रा है, आज ये होना तो ऐसे सही है, क्योंकि व्याकरण कहता है कि जहाँ पर भी शिरोरेखा के ऊपर जो स्वरों की मात्रा है उसके साथ अनुनासिक प्रयुक्त होता है, लेकिन व्याकरण ने ही ये नियम कर दिया है कि अगर शिरोरेखा से स्वर की मात्राएं आ रही है, वहां पर इस असहज स्थिति में आप इस चंद्र को हटा करके सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हो, जो कि शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं माना जाता। तो यहाँ पर अगला और अंतिम शब्द दिया गया है अस्थि। अस्थि थोड़ी होता है, यहाँ किसी हंसी भी नहीं हो सकता, हंसी थोड़ी होता है, यहाँ हंसी नहीं होता है। अगर अपन किसी उचित शब्द को माने तो अगर अनुस्वार आए तो यहाँ पर हंसना एक क्रिया है और हंसना के आधार पर ही एक नया शब्द बना हंसी, है ना? तो मजाक की बात सुनकर उसको हंसी छूट पड़ी, तो हंसी जो है उसमें ह के ऊपर ही अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है और वापस से हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो बेटा ये कुछ जो है छोटा सा एक अभ्यास कार्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा इस चीज का
ज्ञान करवाया जा सके कि कहाँ पर हमें अनुनासिक का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो क्लास 9th में हमारे हिंदी व्याकरण का जो दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने किया था शब्द एवं पद, जो कि आपके सोमवार को रिलीज करने वाले टेस्ट में शामिल किया गया है। और दूसरा टॉपिक हमारे हिंदी व्याकरण का ही है, जिसका शीर्षक है अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अनुस्वार जो है वो बिंदु के रूप में होता है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु किया जाता है। और अनुस्वार जो है जब किसी स्वर में, हालांकि आंशिक रूप से स्वर होता है, लेकिन जब किसी और शब्द के साथ या वर्ण के साथ किया जाता है तो वो आधा व्यंजन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयुक्त होता है। और पंचमाक्षर क्या है? क से लेके म तक, ये 5 क से लेके म तक जो स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर व्यंजन है, तो ये भी आधा व्यंजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जबकि अनुसार प्रयुक्त होगा यानी आधा पंचमाक्षर आएगा, ये पूर्ण रूप में नहीं आता। अब जब भी यहाँ पर आप ये लिखोगे अमबर जुड़ी हो जाए, इस पूरे मां की जगह आप अनुस्वार नहीं लगा सकते, ये अशुद्ध रूप है, यानी ये क्या होगा? स्वर रहित होगा। और स्वर रहित होने पर आप इसको हटा करके इसके आगे वाले वर्ण पर अनुस्वार लगा देंगे। और अनुस्वार का जब उच्चारण किया जाता है तो जिस वर्ण से ये प्रयुक्त हुआ है उसके पश्चात इसकी ध्वनि आती है। और ध्वनि आने के साथ साथ इसमें क्या बताया गया है कि जब भी अनुस्वार का उच्चारण करते हो तो ध्वनि जो है वो थोड़ी तीव्र भी होती है। अंबर है ना, संभावना है ना, इसी तरह के अन्न। तो जब इसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, अब देखिए बेटा, कई ऐसे भी शब्द हैं जिसको द्वित्व वर्ण के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम्मान, है ना, या मैंने लिखा सम्मेलन, या मैंने यहाँ लिखा अन्न। तो यहाँ जब ये पंचमाक्षर आ रहा है, इसको एज इट इज ही लिखा जाएगा, इसके स्थान पर हम अनुस्वार नहीं लगा सकते, क्योंकि ये विश्व व्यंजन है। यानी जब एक जैसे दो समान व्यंजनों को लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और इन द्वित्व व्यंजनों के स्थान पर हम अनुस्वार नहीं लगाते, बल्कि इनको एज इट इज ही लिखा जाएगा, सम्मेलन, सम्मान और अन्न। ठीक है, अब बात आती है अनुनासिक की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, तो अनुनासिक जो है वो शिरोरेखा के चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिस स्वर पर ये लगाया गया है उस स्वर के साथ ही इसका उच्चारण किया जाता है, इस स्वर के साथ ही इसका उच्चारण किया जाता है। और जब भी इसका उच्चारण होता है तो उसमें निकलने वाली जो ध्वनि है वो बहुत ही धीमी होती है। भाषाएं ए है तो ए, बस, उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। और इसका जो उच्चारण स्थान है, तो अनुस्वार का तो उच्चारण करते समय सिर्फ नासिका का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पंचम वर्ण है। जैसे अंग, य, अण, न, म, ये अधिकतर स्वर जो है बोलते समय नासिका का प्रयोग अधिक किया जाता है। लेकिन जब अनुनासिक का प्रयोग है, तो अनुनासिक का प्रयोग करते समय जब हम इसको बोलते हैं तो मुख और नासिका दोनों के माध्यम से जो है वो ध्वनि उच्चारित की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ जो है अनुस्वार और अनुनासिक का पारिभाषिक अर्थ भी आ गया, इसका संकेत चिन्ह भी आ गया, इसका उच्चारण स्थान भी आ गया, और इससे संबंधित कुछ शब्द भी आ गए, दोनों में अंतर भी आ गए। इस आधार पर अंतर और विभेद स्थापित करते हुए हमने इसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ तक बेटा ये आपका एक हिंदी व्याकरण का अन्य जो टॉपिक है वो पूर्ण होता है। अब जो है बेटा इसमें जो है कई क्वेश्चन जो इस तरह से भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें दिया गया हो कि उचित स्थान पर अनुस्वार लगाएं, उचित स्थान पर अनुनासिक लगाएं। अब जैसे दिया गया कल में भाषाओं, भारत विविध भाषाओं का देश है, उस विद्यार्थी के पास अलग अलग रंग की कई कलमें यानी पेन है। तो अब यहाँ पर जो है आप जब मात्रा प्रयुक्त की गई है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया अनुस्वार अथवा अनुनासिक में से एक प्रयुक्त कीजिए।
तो हम ये सोचे कि नहीं, मैडम ने तो उस दिन बताया था कि वहां पे आना तो अनुनासिक ही चाहिए, तो हम यहाँ पे अनुनासिक लिखा ही। वो हालांकि व्याकरणिक दृष्टि से तो ये कह रहे हैं व्याकरण के जब भी शिरोरेखा के ऊपर जो कोई मात्रा गई है स्वर की, उसके साथ अनुनासिक ही आना चाहिए। लेकिन हमने अपनी हिंदी भाषा में लेखन की सुविधा के लिए चंद्र बिंदु नहीं लगाया। लगाते हैं क्या हम कभी? यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग ही नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि जब भी किसी एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है तो शिरोरेखा के ऊपर जब भी स्वर की मात्रा प्रयुक्त की जाती है तो हम वहाँ पे जो है अनुनासिक अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अनुस्वार से ही सूचित करोगे, अनुनासिक मत लगाना, क्योंकि हम अपने लेखन की सुविधा के लिए हमेशा ऐसे शब्दों में बहुवचन बनाते समय उन मात्राओं के आगे अनुस्वार ही लगाते हैं, अनुनासिक नहीं लगाते हैं। तो हम कहीं ये सोचे कि मैडम ने तो बताया था व्याकरण में ये कहा गया है कि अनुनासिक ही लगाना चाहिए क्योंकि वो व्याकरण शुद्ध मानता है, लेकिन व्याकरण ये भी कहता है कि लेखन को सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए यहाँ पर अनुस्वार प्रयुक्त कर दिया जाए तो वो भी शुद्ध माना जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से हमने इसका थोड़ा प्रैक्टिस वर्क कर लिया। आपको इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो बेटा कोशिश यही करना समय पे काम पूरा करके और तुरंत मुझे प्रेषित करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।